आज हम भावनाओं की दुनिया में ना एक अलग नजरिए से झांकेंगे। हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि भावनाएं बस हो जाती हैं। कोई घटना हुई और हमें गुस्सा आ गया, या डर लगा, या खुशी महसूस हुई। हाँ, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। बिल्कुल, जैसे ये बटन की तरह हो जो दबते ही चालू हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये समझ पूरी तरह सही ना हो? हाँ, आज की चर्चा इसी चौंकाने वाली सोच पर है कि भावनाएं हमारे अंदर पहले से बनी बनाई चीजें नहीं हैं जिन्हें कोई घटना सिर्फ ट्रिगर करती है। हाँ, बल्कि हमारा दिमाग इन्हें सक्रिय रूप से बनाता है। बिल्कुल। हमारे अनुभवों, शारीरिक संकेतों और जो हमने सीखा है समझा है उसके आधार पर। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि भावनाएं हमें बहुत बहुत असल और सीधी लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, इंस्टेंट। पर विज्ञान की जो खोजबीन है वो बताती है कि जिसे हम एक खास भावना जैसे गुस्सा या खुशी कहते हैं, उसके पीछे कोई एक तयशुदा शारीरिक या दिमागी पैटर्न या कहें कि फिंगरप्रिंट वो नहीं मिलता। अच्छा, तो फिंगरप्रिंट नहीं होता। नहीं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हम समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग अनुभवों, शरीर के अंदरूनी संकेतों और अपनी सींची हुई अवधारणाओं को मिलाकर हमारी भावनाओं को गढ़ता है। और कोशिश रहेगी कि इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझा जाए। हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए सबसे पहले उस आम धारणा को परखते हैं कि हर भावना का एक खास चेहरा होता है, हाँ। जो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। जैसे गुस्से में त्योरियां चढ़ना, हाँ। या डर में आंखें फैल जाना। हाँ, इसे क्लासिकल व्यू या पारंपरिक सोच कहते हैं। और ये सुनने में सही भी लगता है ना? हाँ, कॉमन सेंस ये ऐसा लगता है। पर दशकों की रिसर्च इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाई है। हाँ। मतलब वैज्ञानिकों ने चेहरे की मांसपेशियों की हरकतों और हाव-भाव को बहुत बारीकी से नापा। लेकिन नतीजा यही निकला कि एक ही भावना, मान लीजिए गुस्सा, महसूस करते हुए भी अलग-अलग लोगों के चेहरे पर बहुत अलग-अलग भाव दिखते हैं। सच में? हाँ, उनमें कोई एकरूपता, कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। मतलब गुस्से का कोई एक चेहरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक अध्ययन में तो छोटे बच्चों को डरावना खिलौना दिखाकर डर पैदा करने के लिए या उनका हाथ थोड़ी देर रोककर गुस्सा पैदा करने के लिए उनकी प्रतिक्रियाएं देखी गई। अच्छा। हैरानी की बात है कि दोनों स्थितियों में बच्चों के चेहरे के हाव भाव में कोई खास फर्क नहीं मिला। अरे, लेकिन जब बड़ों ने सिर्फ स्थिति जानकर, मतलब बिना चेहरा देखे वीडियो देखा। हाँ, तो आसानी से बता दिया कि बच्चा कब डरा है और कब गुस्से में। ओहो, तो ये तो संदर्भ की बात हो गई। बिल्कुल। इससे पता चला कि हम संदर्भ देखकर भावना समझ रहे थे, सिर्फ चेहरा देखकर नहीं। और वो जो मानक तस्वीरें होती हैं भावनाओं की, जो हम देखते हैं अक्सर। हाँ, वो तस्वीरें वो असल में अभिनेताओं से बनवाकर तैयार की गई थी, डार्विन की किताब से प्रेरणा लेकर। अच्छा, वो खोजी नहीं गई थी? नहीं, वो खोजी नहीं गई। वे सिर्फ एक माना हुआ स्टैंडर्ड है, कोई सार्वभौमिक सच्चाई नहीं। संदर्भ बहुत बहुत मायने रखता है। बिना संदर्भ के सिर्फ चेहरा देखकर भावना पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कई प्रयोगों ने दिखाया भी है। ठीक है, तो चेहरा पक्का सबूत नहीं है। अब शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे दिल की धड़कन, पसीना आना, क्या वहां कोई पैटर्न है? वहां भी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। अच्छा। कुछ अध्ययनों में कुछ भावनाओं के लिए हल्के पैटर्न दिखे तो है, लेकिन वे इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें अलग अलग फिंगरप्रिंट कहना मुश्किल है। साथ ही जब ये प्रयोग अलग संस्कृतियों के लोगों पर किए गए, जैसे इंडोनेशिया की मिनांकाबाउ जनजाति पर, हाँ। नहीं लगते, तो ये पैटर्न भी सार्वभौमिक नहीं लगते। और दिमाग का क्या डर दिमाग के किसी एक कोने जैसे एमिगडाला में रहता है? हाँ, ये भी एक आम धारणा है जो कुछ शुरुआती रिसर्च से बनी थी, खासकर वो SM नाम की मरीज के केस से, जिनका एमिगडाला क्षतिग्रस्त था और उन्हें डर महसूस नहीं होता था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। लेकिन बाद में और मरीज मिले जिनमें जुड़वा बहनें भी थीं, जिनका एमिगडाला डैमेज एक जैसा था। अच्छा। पर एक को डर लगता था, दूसरी को नहीं। अच्छा। जबकि DNA, माहौल सब एक जैसा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब है कि डर या कोई भी भावना दिमाग के किसी एक हिस्से में नहीं रहती। अच्छा। दिमाग में डीजेनरेसी नाम की एक चीज होती है। मतलब एक ही काम, जैसे डर महसूस करना, दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग रास्तों से कर सकते हैं। ओके, मतलब मल्टीपल तरीके हैं। हाँ, कई रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड डर सर्किट नहीं है। तो संक्षेप में ये जो भावनाओं के फिंगरप्रिंट खोजने की कोशिश हुई इतने साल, हाँ, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि भावनाओं के फिंगरप्रिंट, चाहे चेहरे पे हो, शरीर में हो या दिमाग में,
वो एक मिथक है। मिथक? हाँ, असली नियम है विभिन्नता, वेरिएशन। जिसे हम गुस्सा या खुशी कहते हैं, वो असल में भावनाओं की श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। जैसे कुत्ता एक श्रेणी है जिसमें कई नस्लें आती हैं, है ना? लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, सब अलग दिखते हैं पर हैं कुत्ते। वैसे ही गुस्सा एक श्रेणी है जिसमें हल्की चिढ़ से लेकर तीव्र रोष तक कई अनुभव आते हैं और हर बार शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। अच्छा, तो विभिन्नता ही नॉर्मल है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है, अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, हाँ। तो फिर भावनाएं बनती कैसे हैं? हाँ, यहीं पर निर्माण का सिद्धांत आता है, कंस्ट्रक्शन थियोरी। इसे समझाने के लिए सोर्सेज में एक तस्वीर का उदाहरण है, वो काले धब्बों वाले। हाँ, वो मधुमक्खी वाली। मान लीजिए आपको वो काले धब्बों वाली तस्वीर दिखाई जाती है पहली बार। हाँ। शायद समझ ना आए कि ये क्या है ना? हाँ, बस धब्बे दिखेंगे। इसे अनुभव अंधापन कहते हैं, एक्सपीरियंशियल ब्लाइंडनेस। दिमाग पिछले अनुभवों से मिलाने की कोशिश कर रहा है पर कुछ मिल नहीं रहा। फिर आपको पूरी तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक मधुमक्खी है। अब जब वापस आपको वही धब्बों वाली तस्वीर दिखाते हैं, हाँ, तो आपको धब्बे नहीं मधुमक्खी दिखती है। अरे हाँ, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग ने पिछले अनुभव मतलब मधुमक्खी की जानकारी उसका इस्तेमाल करके उन धब्बों को मतलब दिया। अच्छा। उसने खुद ही वो रेखाएं बनाई जो वहां असल में नहीं थीं। ये दिमाग की सिम्युलेशन या भविष्यवाणी करने की ताकत है। हमारा दिमाग लगातार दुनिया का अनुमान लगाता है और हमारी धारणा बनाता है, अक्सर बिना बाहरी जानकारी के भी। ये अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो भावनाओं के निर्माण के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं फिर? 2 मुख्य बातें। पहली, जैसा हमने कहा, किसी भावना का कोई एक फिंगरप्रिंट नहीं होता, विभिन्नता सामान्य है। ठीक है। दूसरी, भावनाएं हमारे अंदर पहले से बनी बनाई नहीं होती जिन्हें बस ट्रिगर किया जाता है, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें सक्रिय रूप से बनाता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। ओके। और ये निर्माण 2 चीजों पर आधारित है। एक तो हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति, जिसे हम आगे अफेक्ट कहेंगे, और दूसरी हमारी सीखी हुई अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स। अवधारणाएं मतलब जैसे गुस्सा या खुशी के आइडियाज। हाँ, पर ये अवधारणाएं सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ज्ञान का पूरा पैकेज है। जैसे कुकी की अवधारणा में सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि उसका स्वाद, बनावट, कब खाई जाती है, ये सब शामिल है। हाँ। और कुकी कई तरह की होती है ना? कुरकुरी, चबाने वाली, मीठी, नमकीन, पर सब कुकी हैं, क्योंकि उनका एक साझा लक्ष्य या उद्देश्य है, स्वादिष्ट नाश्ता या मिठाई। ठीक है। इसी तरह खुशी की अवधारणा में कई तरह के अनुभव शामिल हो सकते हैं। जीत की खुशी, शांति वाली खुशी, दोस्तों के साथ वाली खुशी। ये शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, पर एक साझा मानसिक श्रेणी में आते हैं। और दिमाग के स्तर पर ये कैसे होता है? क्या दिमाग में अलग अलग भावनाओं के लिए हिस्से हैं, जैसे खुशी का कोना, दुख का कोना? नहीं, निर्माण का सिद्धांत ये नहीं कहता। वो कहता है कि दिमाग एक रसोई की तरह है। रसोई? हाँ, जिसमें कुछ बुनियादी सामग्रियां हैं, कोर सिस्टम्स हैं, जैसे आटा, पानी, नमक, चीनी। इन आम सामग्रियों से हम अलग अलग रेसिपी यानी दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स इस्तेमाल करके कई तरह की चीजें बना सकते हैं। भावनाएं जैसे खुशी, दुख, डर वगैरह। अच्छा, मतलब सामग्रियां कॉमन हैं? हाँ, ये सामग्रियां मल्टीपर्पस हैं। ये सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं, बल्कि सोचने, याद करने, ध्यान देने जैसे कई कामों में इस्तेमाल होती हैं। ओके। इसीलिए 2 अलग भावनाएं एक ही सामग्री इस्तेमाल कर सकती हैं, और एक ही भावना जैसे डर अलग अलग समय पर अलग रेसिपी से बन सकती है। यही वो डीजेनरेसी है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, तो मतलब भावनाओं को समझने के लिए पूरे दिमाग और संदर्भ को देखना जरूरी है, किसी एक हिस्से को नहीं। बिल्कुल, इसे होलिज्म कहते हैं। जैसे नमक अकेले चखने से पता नहीं चलता कि वो ब्रेड में क्या कमाल करेगा। हाँ। वैसे ही दिमाग के किसी एक हिस्से को अकेले देखकर भावना समझ नहीं आएगी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और संदर्भ पर निर्भर करता है। ये तो काफी अलग सोच है। अब बात करते हैं शरीर के अंदरूनी एहसास की, जिसे इंटरोसेप्शन कहा जाता है। ये क्या है और भावनाओं से इसका क्या लेने देना है? इंटरोसेप्शन मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका एहसास। जैसे दिल की धड़कन, सांस, पेट में गुड़गुड़, गर्मी या ठंडी लगना। आमतौर पर हमें इसका बहुत बारीक एहसास नहीं होता। हाँ, धुंधला सा होता है। हाँ,
बस एक मोटा मोटा भाव महसूस होता है, अच्छा लग रहा है या बुरा, जोश में है या शांत। इस बुनियादी एहसास को अफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट। हाँ, तो ये हमारी भावनाओं का आधार है। हाँ, कह सकते हैं। जब ये इफेक्ट तीव्र होता है तो हमारा दिमाग उसे मतलब देने की कोशिश करता है, उसे किसी भावनात्मक अवधारणा जैसे डर या खुशी से जोड़ता है। और ये इफेक्ट हमारे बॉडी बजट से जुड़ा है। बॉडी बजट, ये क्या नया शब्द है? इसे शरीर के ऊर्जा खाते की तरह समझें। जैसे हम पैसों का बजट बनाते हैं, खर्च करते हैं, जमा करते हैं, हाँ। वैसे ही दिमाग शरीर के संसाधनों का प्रबंधन करता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी, नमक वगैरह। अच्छा। जब दिमाग को लगता है कि आगे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जैसे सुबह उठने के लिए या किसी चुनौती का सामना करने के लिए, तो वो बजट से खर्च करता है। कैसे? हार्मोन छोड़ता है, जैसे कॉर्टिसोल, दिल की धड़कन तेज करता है, सांस गहरी करता है। ये सारी अंदरूनी हलचल ही हमें अफेक्ट के रूप में महसूस होती है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी एनर्जेटिक, कभी थकावा। और ये बजट सिर्फ शारीरिक काम से नहीं, सोचने से भी बदलता है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपका बॉस आपसे नाराज है, तो भले आप चुपचाप बैठे हों, आपका दिमाग खतरे का अनुमान लगाकर बॉडी बजट से निकासी करेगा। मतलब कॉर्टिसोल रिलीज होगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी और आपको शायद तनाव या चिंता का अफेक्ट महसूस होगा। अच्छा। यहाँ तक कि दूसरों के होने या न होने से भी हमारा बजट प्रभावित होता है। कैसे? जैसे प्रियजनों के साथ होने पर हमारा नर्वस सिस्टम शांत रहता है, बजट संतुलित रहता है। और जब कोई करीबी रिश्ता टूटता है तो जो शारीरिक तकलीफ महसूस होती है, उसका एक कारण ये भी है कि वो व्यक्ति अब आपके बजट को रेगुलेट करने में मदद नहीं कर रहा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और आपने अफेक्टिव रियलिज्म का जिक्र किया था, वो क्या है? क्या है ये? इसका मतलब है कि हम अक्सर अपने अंदरूनी अफेक्ट, मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसे बाहरी दुनिया की सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण? जैसे अगर हमें भूख लग रही है, जो एक नकारात्मक इफेक्ट है, तो हमें दुनिया ज्यादा नकारात्मक लग सकती है। या जज का लंच से पहले ज्यादा सख्त होना? हाँ, सुना है इसके बारे में। या धूप वाले दिन, जो एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, सब कुछ ज्यादा अच्छा लग सकता है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या चीज स्वाभाविक रूप से बुरी या अच्छी है, जबकि अक्सर वो अच्छाई या बुराई हमारे अपने इफेक्ट से आ रही होती है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उस पल महसूस कर रहे होते हैं। बाप रे, इसका मतलब हमारे फैसले हमेशा इफेक्ट से प्रभावित होते हैं। हाँ, हम सोचते हैं हम लॉजिकल हैं। हाँ, अनिवार्य रूप से। दिमाग की बनावट ही ऐसी है। जिन लोगों का इंट्रोसेप्शन सिस्टम खराब होता है, उनकी फैसले लेने की क्षमता भी बिगड़ जाती है। अच्छा, पूरी तरह तर्कसंगत होकर फैसला लेना वो एक तरह का भ्रम है। अफेक्ट हमेशा ड्राइविंग सीट पर होता है और तर्क बेचारा पीछे बैठा होता है। ये तो सोचने वाली बात है। हमने अफेक्ट और बॉडी बजट की बात की। दूसरा हिस्सा था अवधारणाएं। भावनाएं बनाने में इनकी क्या भूमिका है? अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स, ये वो मानसिक औजार हैं जिनसे दिमाग अफेक्ट और बाहरी दुनिया की जानकारी को मतलब देता है, सेंस बनाता है। अच्छा। जैसे वो मधुमक्खी वाली तस्वीर में मधुमक्खी की अवधारणा ने उन धब्बों को मतलब दिया था। हाँ। भावनाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे अंदर जो अफेक्ट उठ रहा है, जैसे तेज धड़कन, पेट में बेचैनी, दिमाग उसे किसी सीखी हुई भावनात्मक अवधारणा से जोड़ता है। जैसे डर, उत्साह, चिंता, और इस जोड़ से ही एक पूरी भावना का अनुभव बनता है। और ये भावनात्मक अवधारणाएं हम सीखते कैसे हैं, खासकर जब उनका कोई निश्चित रूप या फिंगरप्रिंट नहीं होता? एक तरीका तो है सांख्यिकीय शिक्षण, स्टैटिस्टिकल लर्निंग। दिमाग अनजाने में पैटर्न पकड़ता है। लेकिन खासकर भावनाओं जैसी अमूर्त चीजों के लिए शब्द बहुत मदद करते हैं। शब्द कैसे? शब्द इन अलग अलग अनुभवों को, जो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, एक साथ बांधने वाले मानसिक गोंद की तरह काम करते हैं। मेंटल ग्लू। अच्छा, गोंद की तरह। हाँ, सोचिए, जब बच्चा अलग अलग स्थितियों में बुरा महसूस करता है, कभी दोस्त के मारने पर, कभी खाना पसंद ना आने पर, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। हाँ, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। और बड़े उसे बार बार कहते हैं, क्या तुम गुस्से में हो, या लगता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। धीरे धीरे वो इन विविध अनुभवों को गुस्सा शब्द और उसकी अवधारणा से जोड़ना सीख जाता है। शब्द ने उन अलग अलग चीजों को एक कैटेगरी में डाल दिया। तो शब्द सिर्फ लेबर नहीं है, वे अवधारणा बनाने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर अमूर्त अवधारणाओं के लिए।
शब्द हमें ऐसी समानताएं देखने में मदद करते हैं जो सिर्फ शारीरिक ना हो बल्कि लक्ष्य आधारित हों, गोल बेस्ड। और शब्दों से हम अवधारणात्मक संयोजन भी कर पाते हैं, मतलब पुरानी अवधारणाओं को मिलाकर नई भावनाएं या विचार बना पाते हैं। जैसे हैंग्री, जो भूख और गुस्से का मिश्रण है, या कोई और नई भावना जो दो पुरानी भावनाओं को मिलाकर बने। सही है। तो अब इन सबको जोड़ते हैं। दिमाग असल में भावना बनाता कैसे है? मान लीजिए वही उदाहरण लेते हैं, बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया और आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो उस पल में आपका दिमाग सिर्फ गुस्से का बटन नहीं दबाएगा। नहीं, वो आपके बॉडी बजट को देखेगा, मतलब अफेक्ट कैसा है, आप थके हैं, भूखे हैं या ठीक है। फिर बाहरी स्थिति देखेगा, बॉस सामने है या अकेले हैं, सहकर्मी देख रहे हैं। हाँ। फिर आपके लक्ष्य क्या है, क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं या चुप रहना बेहतर है, बॉस से संबंध बनाए रखना है। ओके। और आपकी सीखी हुई गुस्से की अवधारणा क्या है। इन सबको मिलाकर दिमाग कई संभावित प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करेगा। भविष्यवाणी मतलब दिमाग अंदाजा लगाएगा। हाँ, एक तरह से दिमाग सोचेगा इस स्थिति में गुस्सा कैसा दिखेगा, क्या चिल्लाना है या शांत रहना है, दिल तेज धड़केगा, मुट्ठियां भिंचेंगी, ये सब सिम्युलेशंस हैं। अच्छा, फिर दिमाग इनमें से उस भविष्यवाणी को चुनता है जो उस पल में, उस संदर्भ में आपके लक्ष्य के लिए सबसे फिट बैठती हो। वही चुनी हुई भविष्यवाणी आपका अनुभव बन जाती है। आपको गुस्सा महसूस होता है और आप शायद उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, या शायद आप निराशा की भविष्यवाणी चुनते हैं। और ये सब अपने आप होता है? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से और अपने आप होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, हम बस भावना महसूस करते हैं। ये तो कमाल की बात है। अब एक और दिलचस्प विचार था सामाजिक यथार्थ का, सोशल रियलिटी। इसका भावनाओं से क्या लेना देना? देखिए, कुछ चीजें भौतिक रूप से वास्तविक होती हैं, चाहे इंसान हो या न हो, जैसे पहाड़, पेड़, अणु। हाँ। पर कुछ चीजें तभी वास्तविक होती हैं जब हम इंसान सामूहिक रूप से उन्हें वैसा मानते हैं। जैसे पैसा, कागज का टुकड़ा पैसा तभी बनता है जब हम सब सहमत हों कि ये पैसा है, वरना वो सिर्फ कागज है। सही बात है। ये सामाजिक यथार्थ है। शेयर बाजार, कानून, सरकार, ये सब सामाजिक यथार्थ है। तो क्या भावनाएं भी सामाजिक यथार्थ है? इस सिद्धांत के अनुसार हाँ। कैसे? हमारे शरीर के अंदरूनी बदलाव, हमारा अफेक्ट, वो भौतिक रूप से वास्तविक है, लेकिन वो गुस्सा या खुशी या शर्म तभी बनते हैं जब हम एक समाज के रूप में इन अवधारणाओं पर सहमत होते हैं और उनका इस्तेमाल करके इन अंदरूनी बदलावों को मतलब देते हैं। अच्छा। इन अवधारणाओं से भावनाओं को नए काम मिलते हैं, वे संवाद का जरिया बनती हैं, वे व्यवहार को दिशा देती हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये सब तभी होता है जब हम सब मानते हैं कि हाँ, गुस्सा जैसी कोई चीज है और उसका ये मतलब है। हाँ, तो इसमें साझा समझ जरूरी है। हाँ, सामूहिक इरादा या कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी जरूरी है, और शब्द इसमें बहुत मदद करते हैं। वो इन सामाजिक अवधारणाओं को फैलाते हैं और मजबूत करते हैं। इसका मतलब है कि अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग भावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि उनकी अवधारणाएं अलग होंगी। बिल्कुल, क्योंकि वे अलग-अलग भावनात्मक अवधारणाएं सीखते हैं। कुछ संस्कृतियों में ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जिनके लिए हमारी भाषा में शब्द ही न हो, और इसलिए हम उन्हें आसानी से महसूस या समझ नहीं पाते। जैसे वो जर्मन शब्द शाडनफ्रॉइडे है। हाँ, दूसरों के दुख में सुख। हाँ, अब वो काफी फैल गया है, पर पहले शायद कई लोगों ने इसे महसूस तो किया हो पर नाम ना दे पाए हों। अवधारणा के बिना अनुभव एक तरह से अंधा होता है। ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। तो इस पूरी चर्चा का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये जानकर कि भावनाएं बनती हैं, क्या कुछ बदलता है? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत कुछ बदलता है। जैसे? पहली बात, ये हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनने की ताकत देता है, कुछ हद तक। अगर भावनाएं बनती हैं तो हम उन्हें बनाना सीख सकते हैं, या कम से कम उन्हें प्रभावित करना सीख सकते हैं। कैसे? अपने बॉडी बजट का ध्यान रखकर, मतलब सही खान पान, पूरी नींद, व्यायाम, इनसे हमारा बेसिक अफेक्ट बेहतर रहता है। और दूसरा, अपनी भावनात्मक अवधारणाओं को समझकर हम ज्यादा भावनात्मक शब्द सीख सकते हैं, जिसे इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहते हैं। अच्छा। हम अपने अनुभवों को अलग तरह से देखना सीख सकते हैं, जैसे कभी-कभी घबराहट को उत्साह की तरह देखना, रीकैटेगराइज करना। सही है। तो हम अपने इमोशनल लाइफ को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक।
ये हमें ज्यादा लचीलापन देता है। और इसका स्वास्थ्य पर भी असर होता है। आपने कहा था बॉडी बजट और अफेक्ट। निश्चित रूप से लगातार बिगड़ा हुआ बॉडी बजट और पुरानी नकारात्मक भावनाएं सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। जैसे शरीर में पुरानी सूजन, इन्फ्लेमेशन, जो आजकल डिप्रेशन से लेकर हृदय रोग और भी कई बीमारियों से जुड़ी हुई पाई गई है। मन और शरीर बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। समाज पर भी इसका असर दिखता होगा, जैसे कानून व्यवस्था में। हाँ, कानून अक्सर भावनाओं की पुरानी समझ पर आधारित होता है कि भावनाएं चेहरे से पढ़ी जा सकती हैं, कि कोई गुस्से में बेकाबू हो गया। हाँ। ये नई समझ बताती है कि किसी के इरादे या भावना को जानना बहुत मुश्किल है। हाँ। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और हमारे अपने पूर्वाग्रह उन अनुमानों को रंगते हैं। सही है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और जानवरों की भावनाओं के बारे में क्या वो भी हमारी तरह महसूस करते हैं? जानवर भी अफेक्ट महसूस करते हैं, मतलब अच्छा या बुरा लगना, उनका भी बॉडी बजट होता है। हाँ। लेकिन क्या वे इंसानों जैसी जटिल अवधारणा आधारित भावनाएं बनाते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें इंसानों जैसी भाषा और सामाजिक यथार्थ बनाने की क्षमता सीमित होती है। वो हमारी तरह गुस्सा या शर्म की अवधारणा नहीं सीखते। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी मानवीय अवधारणाएं उन पर न थोपें। हो सकता है उनका अनुभव कुछ और हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, हाँ, तो यह है कि भावनाएं हमारे अंदर पहले से तयशुदा प्रोग्राम नहीं है, नहीं, जिन्हें कोई बाहरी चीज बस चालू कर देती है, नहीं, बल्कि वे हमारे दिमाग, शरीर और हमारी सीखी हुई दुनिया की समझ के बीच होने वाली एक निरंतर निर्माण प्रक्रिया है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमारे अनुभवों, शारीरिक संकेतों, अफेक्ट और सामाजिक रूप से सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग करके हर पल हमारी भावनात्मक वास्तविकता गढ़ रहा है। और इसमें विभिन्नता ही नियम है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं। हाँ, वेरिएशन इज द नॉर्म। और ये जानना हमें एक अवसर देता है। हाँ, ये समझ हमें एक ताकत देती है। हम अपने अनुभवों के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य यानी बॉडी बजट का ध्यान रखकर और अपनी मानसिक समझ यानी अवधारणाओं को विकसित करके हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, अपने स्वास्थ्य और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की लचीली रचनाएं हैं जो संदर्भ और अवधारणाओं पर निर्भर करती हैं। क्या इससे मुश्किल या तनावपूर्ण स्थितियों में दूसरों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने के हमारे तरीके में कोई बदलाव आ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आज की बातचीत उपयोगी लगी? क्या इससे भावनाओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली? अगर आप चाहें तो जरूर बताएं कि इस जानकारी को और बेहतर तरीके से कैसे समझाया जा सकता था। हाँ, फीडबैक का स्वागत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।